आज का हमारा जो चैप्टर है एक क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 है पॉलिटिकल साइंस का पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सपोर्टिंग मटेरियल से, और सपोर्टिंग मटेरियल से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या किस किस जगह बन सकते हैं हम इन क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपका चैप्टर का नाम है पर्यावरण, तो इसमें सबसे पहले पर्यावरण को परिभाषित किया गया है, पर्यावरण को बताया गया है कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण को देखें, इसे हम अंग्रेजी में हम एनवायरमेंट बोलते हैं, और हिंदी में अगर हम देखें तो इसका संधि विच्छेद करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण यानी पर्यावरण। परि का मतलब होता है ऊपरी और आवरण का मतलब वह जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, वह जो हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ मौजूद है, वह आवरण जो वनस्पति और जीव जंतुओं के ऊपर से, इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारे चारों तरफ क्या है, हमारे चारों तरफ या तो लिविंग बॉडीज हमें दिख रही है, सजीव चीजें दिख रही है, या फिर नॉन लिविंग या निर्जीव। निर्जीव और जीव दोनों ही संसाधन के रूप में हमारे चारों तरफ हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम उनका यूज करके अपने जीवन को आसान बना रहे हैं। हम उनका यूज करके क्या कर रहे हैं, जीवन को आसान बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के वातावरण को ही हम पर्यावरण कहते हैं। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार का वातावरण कैसा है, या तो सजीव चीजों का वातावरण है या तो निर्जीव चीजों का। आपकी आंखें जिन चीजों को देख पा रही है वो भी, आपकी आंखें जिन चीजों को नहीं देख पा रही है वो भी। हमारे चारों तरफ देखो बहुत सारी गैसेस भी हैं जो हम सांस ले रहे हैं, पेड़ पौधे आपके ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे सराउंडिंग में है लेकिन हम उन्हें देख भी नहीं पा रहे। ठीक है, तो अब ये बात होती है प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं। देखो, सबसे पहले संसाधन वो चीजें होती हैं जो मनुष्य के जीवन को आसान बनाती है। मनुष्य उन चीजों का उपयोग करके अपनी लाइफ को आसान बना लेता है और अच्छे से जीता है। और प्राकृतिक संसाधन उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से निर्मित है, उसे बनाने में किसी मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। अब ऐसी कौन कौन सी चीज है जो प्राकृतिक रूप से निर्मित है, जैसे हवा, पहाड़, पर्वत, मिट्टी, नदियां, ये सब वो चीजें हैं जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक रूप से निर्मित है। अच्छा, क्या क्या चीजें मनुष्य ने बनाई है, जैसे घर, इमारत, स्कूल, अस्पताल, पार्क, ये सब चीजें क्या है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो जो प्रकृति से प्राप्त हो और मनुष्य के उपयोग का साधन बन जाए वो क्या बन जाता है, प्राकृतिक साधन। इस चैप्टर के अंदर हमें पर्यावरण के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है उसको बदलने के लिए बताया गया है, और ये कंपलसरी सब्जेक्ट है ताकि हम एनवायरनमेंट को भविष्य में सुरक्षित करें। पर्यावरण की स्थिति दिन प्रतिदिन क्यों खराब होती जा रही है और पर्यावरण हमारे लिए कितना उपयोगी है, ये भी इस चैप्टर में हमें बताया गया है। जैसे यहाँ पर अगले ही पॉइंट में बताया गया है कि वर्तमान में विश्व का जो वैश्विक राजनीति है वो पर्यावरण के हाशिए पर, यानी पर्यावरण पे जो नुकसान पहुंच रहा है उसको लेकर एक गंभीर समस्या पर चिंतन का विषय बन चुका है, और विश्व की राजनीति पे इस पे डिस्कशन चल रहा है। विश्व के जो ग्लोबल कंट्रीज जो अगर हम देखें तो वो पर्यावरण एक दुनिया के लिए कंसर्न बन चुका है, पर्यावरण एक दुनिया के लिए समस्या बन चुका है। और भविष्य में ऐसा नहीं है कि किसी देश में पर्यावरण का हार्स ज्यादा हो रहा है तो केवल वही देश उससे पीड़ित होगा। भविष्य में हर एक देश, हर एक दुनिया के हर एक देश के लिए समस्या बन जाएगी। इसीलिए एक वैश्विक राजनीति का मुद्दा बन गया है और विश्व पर्यावरण पे चर्चाएं चल रही है। इसका मुख्य कारण जो है, देखो कई सारे कारण बताए गए विश्व के पर्यावरण को चिंता सताने का। जैसे जो मुख्य कृषि भूमि है जिन पे हम खेती करते हैं उसमें कमी हो रही है। अब खेती में कमी, जैसे जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है, अब खेती में कमी होगी तो ऐसे में जो जनसंख्या बढ़ी हुई है उन लोगों की खाद्य आपूर्ति पूरी नहीं हो पाएगी। जब खाद्य आपूर्ति पूरी नहीं होगी तो सीधी सी बात है हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के जो खाद है, उर्वरक है, या जो पेस्टिसाइडर है, दवाइयाँ हैं, इन सब का उपयोग करेंगे, जिनसे होने वाली बीमारियाँ जमीन के लिए, जमीन की उपजाऊ क्षमता को भी खराब करेगी और हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाएगी। बहुत सारे पशुओं के जो चरगाह हैं जहाँ पशुओं को चराए जाते थे उसमें कमी आ रही है। पशुओं को चराने की जमीनों कम पड़ रही है, पशुपालन कम हो रहा है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, उन्हें दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, ये सारी चीजें कम पड़ने लगेगी। मत्स्य भंडार जो है वो कम हो रहे हैं, मत्स्य मतलब मछली के, जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जलीय प्रदूषण बढ़ रहा है, चाहे वो समुद्र की बात करें चाहे वो नदियों की बात करें, इससे जो मछलियां हैं वो क्या होती जा रही है भाई, कम होती जा रही है, और साथ ही साथ उनमें भी अलग अलग तरह के प्रदूषण से बीमारियां हो रही है। जलीय प्रदूषण हो रहा है जिससे हम गंदा पानी पी रहे हैं। आपने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ाई है 30 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं वो क्या हो रहे हैं,
बच्चों को मृत्यु या फिर अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, और वनों की कटाई की वजह से क्या हो रहा है, जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है। वनों की कटाई से क्या हो रहा है, जो पर्यावरण का संतुलन है वो बिगड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या हो रहा है, जो ओजोन परत है उस ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं, समुद्रीय तटीय इलाके जो हैं वो उसमें प्रदूषण बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, विश्व का तापमान बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो हमारे ग्लेशियर स्टोर वाटर के रूप में वो पिघल रहे हैं। उनके पिघलने से क्या हो रहा है, उनके पिघलने से जो पेयजल है भविष्य में उसकी समस्या हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। और इसके बाद में जो समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। समुद्र के जलस्तर बढ़ने से क्या हो रहा है, जो तटवर्ती इलाके हैं उनके डूबने की खतरे हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये आपका 4 से 6 नंबर में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि विश्व राजनीति में पर्यावरण का चिंता का विषय क्यों बन रहा है। यानी समकालीन भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। समकालीन का मतलब कंटेम्प्रेरी होता है, एक ही समय में विश्व में जो अलग अलग घटनाएं घटती है वो समकालीन राजनीति का हिस्सा होती है। पर्यावरण पे चिंता का कारण क्या है, देखो तो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि होने की वजह से क्या हो रहा है, जो पीने योग्य जल है, जो स्टोर वाटर ग्लेशियर के रूप में पहाड़ों पर है जो जमा हुआ है वो पिघल रहा है, पिघल के नदियों में जा रहा है, नदियों से समुद्र में जा रहा है, और वो लवणीय हो जा रहा है, खारा हो जा रहा है। समुद्र का जलस्तर भी बढ़ा रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। अब जब बरसात का सीजन होता है या वैसे भी उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। इनसे पानी जो रिस्क ज़मीन के अंदर जाता है वो कैंसर का या ऑटो डिजीज, इम्यूनिटी डिजीज को कारण बन रहा है। अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही है। संसाधन सीमित होते जा रहे, जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन जो है वो लिमिटेड है। आज लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां क्यों शिफ्ट हो रहे हैं उस पर, क्योंकि पेट्रोलियम, कोयला ये सब क्या है, ये लिमिटेड सोर्स हैं। अगर हमने भविष्य में इनका लगातार इसी तरीके से दोहन जारी रखा तो भविष्य में खत्म हो जाएंगे, है ना। और साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ाता है वो। मानव का अस्तित्व खतरे में आ रहा है। मनुष्य देखो कितनी तरह की बीमारियां मनुष्य गिर चुका है। ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ओजोन परत आपको बताया O3 से इसको दर्शाते हैं। और ये क्या है आपका, पहले क्षोभ मंडल, फिर आपका समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये आपका जो क्षोभ मंडल में ही है, क्षोभ मंडल में O3 है, और मौसम से जुड़ी हुई सारी घटनाएं यहीं पर ही होती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनिक किरणों को ये रोक देता है, परंतु इसमें छिद्र होने की वजह से, छिद्र भी क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोलते हैं। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा आपका मिथेन है। जितने भी गैस के पीछे ऑक्साइड लगता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, जितने पे भी ऑक्साइड लगता है वो सारे के सारे प्रदूषण क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस हैं, और ये ओजोन परत में छिद्र का कारण बन रही है। जो हमारी वर्तमान कृषि भूमि है उसमें भी क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कमी आ रही है, तो उत्पादन में कमी आ सकती है। अब ये भी पेपर में 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल सा है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विश्व स्तर पर क्या प्रयास किए गए, यानी देशों के द्वारा क्या प्रयास किए गए। तो इसमें ये देखो मैचिंग में आता है, मैप में तो खैर नहीं आएगा, मैचिंग में आएगा, MCQs में आ सकता है, और 4 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। जैसे सबसे पहली बार आपसे कब प्रयास किया गया विश्व स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, तो 1972 में हुआ। क्या हुआ, क्लब ऑफ रोम की स्थापना की गई। ये कहाँ पर है, यूरोप में, ठीक है, कहाँ पर है, यूरोप में। और इसने क्या किया, एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ। इन्होंने कहा था कि हमें अपनी जो विकास करने का जो रणनीति है उस पर हमें थोड़ा सा लिमिट लगानी होगी, नहीं तो ये हमारी जो रणनीति है, जिन तरीके से हम विकास कर रहे हैं, वो भविष्य में हमारी क्या करेगी, पर्यावरण के लिए बड़ा ही खतरा बन जाएगी। ये बुक इन्होंने अपनी प्रकाशित की थी। इसमें बताया था कि बढ़ती जनसंख्या के अवलोकन में प्राकृतिक संसाधनों का विनाश बताया गया। इसीलिए विकसित देशों ने, हर एक देश ने अपने देशों में जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास किए हैं। भारत इस चीज में असफल रहा है, परंतु विकसित देशों ने, सबसे बड़ा कारण क्या है विकसित देशों का आगे बढ़ने का, लगातार आगे बढ़ने का, कि उन्होंने अपनी जनसंख्या पर लगातार कंट्रोल किया है। इजराइल जैसा देश, जो देश जिसको कह रहा हूं मैं, उसकी आबादी पूरी दिल्ली से भी कम है, और वो ताकत में भारत से भी ज्यादा ताकतवर है, टेक्नोलॉजीज के मामले में, हथियार के मामले में, या फिर खुफिया विभाग या किसी भी चीज के मामले में। तो स्ट्रेंथ के लिए पॉपुलेशन का होना कोई जरूरी नहीं है। अगर हम कहें पावर के लिए इंटेलिजेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक एजुकेशन के बाद ही होगा। इसीलिए सरकार को इस तरफ काम ध्यान देना चाहिए हमारे। दूसरा ही 1972 में एक सम्मेलन और होता है, इसे बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। ये इंपॉर्टेंट है, इसे मानव पर्यावरण सम्मेलन कराया गया, और ये जिसमें एक ही धरती की जो है आपकी अनुगूंज सुनाई दी गई, यानी धरती को बचाने के लिए ये पहला प्रयास था जिसपे देशों ने बैठक करी,
जिसमें देशों ने क्या करी, बैठक करी और पर्यावरण संरक्षण की बात करी। ये पहली बार बैठक हुई। अच्छा, ऊपर क्या हुआ था फिर पहली, इसने केवल अपनी एक ग्रुप था, ये एक समूह था, क्लब ऑफ रोम क्या एक समूह है। इस समूह ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी, जैसे कोई भी रिपोर्ट हो सकती है समूह ने द्वारा, देश के मेंबर्स उसमें शामिल नहीं थे ऑफिशियली, लेकिन यहाँ पर देशों की बैठक हुई, यहाँ पर देश के मेंबर शामिल थे, इसमें भी यूरोप के ही थे। 1970 के दशक में यूएनईपी का पूरा नाम आता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसके द्वारा आयोजित किए गए कई कार्यक्रम थे। इसने पर्यावरण की समस्याओं पर ज्यादा कारगर और पहलकदमी की शुरुआत हुई, यानी कई देशों में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी और जिसमें देशों को बताया कि पर्यावरण कैसे संकट में आ चुका है। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है 1987 में जो पहली बार बर्टलैंड या ब्रूटलैंड आयोग की रिपोर्ट हुई थी, और रिपोर्ट का नाम आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रूटलैंड आयोग ने कब रिपोर्ट पेश की, 1987 में। क्या रिपोर्ट का नाम था, आवर कॉमन फ्यूचर। इसमें ये चेताया गया, ये बताया गया कि आर्थिक विकास के कारण जो हम विकास का तरीका अपना रहे हैं उस तरीके की वजह से पर्यावरण असंतुलित हो चुका है, टिकाऊ विकास नहीं हो रहा। टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास, ठोस विकास एक ही होता है, यानी हम संसाधनों का इस हिसाब से दोहन कर रहे हैं कि भविष्य में शायद वो बचे ही ना। इसके 5 वर्ष बाद 1992 में ब्राजील का एक शहर है रियो डी जनेरियो, वहां पर पहला पृथ्वी सम्मेलन, जिसे हम अर्थ समिट भी कहते हैं, और साथ ही साथ में ये रियो डी जनेरियो में हुआ था, इसीलिए इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रियो सम्मेलन। इसमें 170 से ज्यादा देशों ने शामिल हुए, इसमें हजारों स्वयंसेवी संगठन, ऐसे बहुत सारे संगठन शामिल हुए, स्वयंसेवी संगठन, जैसे आपने देखा हुआ इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सारे ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को बोलते हैं स्वयंसेवी संगठन, जो कहते हैं कि आप हमें फॉलो करो, हम आपके लिए पेड़ लगाते हैं। तो वो एक संस्था स्वयंसेवी है जो स्वयं से सेवा दे रही है, उसको सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही। तो ऐसे हजारों अंतरराष्ट्रीय मतलब ऐसे हजारों संगठन थे जिन्होंने क्या किया, वहां पर हेल्प करी। अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया, बहुत सारी इंटरनेशनली बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो अपने प्रचार के लिए पार्टिसिपेशन करती है। तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या, जैसे मैच आता है तो तुम देखते हो ऐड आता है बड़ी बड़ी कंपनी का, किसी का KFC का आ गया, डोमिनोज का आ गया, स्विगी का आ गया, इंस्टामार्ट का आ गया, किसी का भी आ गया। तो ऐसे बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो भी पार्टिसिपेशन करती है ताकि उनका नाम हो कि हम थोड़ा वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं, ठीक है। सम्मेलन ने क्या किया, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच में अंतर था। देखो आप सबको पता है सांझी संपदा परंतु जिम्मेदारी अलग अलग का कॉन्सेप्ट भी आगे आएगा। इसमें विकसित देशों का कॉन्सेप्ट ये था कि ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है पर्यावरण को सुरक्षा करने में, और जिन देशों ने पर्यावरण को क्या किया है, कम नुकसान पहुंचा है, तो उन देशों की पर्यावरण को सुरक्षा देने की जो जिम्मेदारी है वो क्या है, कम है। तो विकसित देशों की चिंता जो थी वो ओजोन परत के छिद्र को लेकर थी, विश्व के तापमान के बढ़ने को लेकर थी, और साथ ही साथ में विकासशील देश के लिए समस्या क्या थी, विकासशील देश तो भी विकास प्रक्रिया से गुजर ही रहे थे, तो उनके लिए जरूरी था कि भाई पर्यावरण की सुरक्षा तो की जाए परंतु उन पर इतने ज्यादा प्रतिबंध ना लगा दिए जाए जिससे उन पर नुकसान पहुंचे। अब ये सम्मेलन 1992 में हुआ था, अगर हम देखें तो ये 20वीं शताब्दी में था। कब था ये, 20वीं शताब्दी में हुआ था। तो इसने क्या किया, 21वीं शताब्दी के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारण किए गए। लक्ष्य को अंग्रेजी में एजेंडा बोलते हैं, इसीलिए इसे एजेंडा 21 किया गया कि 21वीं शताब्दी तक हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने, यानी कुछ ना कुछ प्रयास करना है। जो प्रयास करने हैं वो लक्ष्य में डाल दिए इन्होंने। विकास के जो तौर तरीके थे उनको सुझाए गए थे। उन्हें कहा गया था कि आर्थिक विकास को ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, यानी विकास हम ऐसे करें जिससे हमारा पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे और विकास भी रहे, और इसको ही टिकाऊ विकास कहा गया। टिकाऊ विकास ऐसा विकास लंबे समय तक चलेगा और वो सतत चलेगा, लगातार चलेगा। लेकिन अगर हमने क्या किया, हमने पर्यावरण के संसाधनों को दोहन कर दिया, खत्म कर दिया, तो क्या होगा, भविष्य में तो चल ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रहे हैं। फिर 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं, जो कि 1992 के ठीक बाद। इसमें एक चीज तो छोड़ी थी, इसमें नहीं बताया। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल ये रहा। 5 साल बाद फिर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुआ था, सबसे पहली बात इसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से क्यों जानते हैं, ये जापान के एक शहर क्योटो में हुआ था इसीलिए। और इसमें क्या किया था, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की रोक के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे, कुछ प्रोटोकॉल किए गए थे, इसीलिए इसे प्रोटोकॉल कहा गया। क्योटो नाम क्योंकि जापान का एक शहर था, प्रोटोकॉल मतलब ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए।
जितने भी औद्योगिक देश थे यानी जो विकसित देश थे, उनके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारण किए गए थे। जैसे विकसित देश कनाडा था, इसके अलावा यूएसए था, यूरोप के कई देश थे, रशिया था। इन सब पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था कि भाई ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे। याद रखना इसमें भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को छूट दी गई थी, ठीक है, याद रखना है। 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ और ये मूलतः दीर्घकालीन विकास पर केंद्रित था। इसने लॉन्ग टर्म प्लान किए कि भाई पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए क्या करना है। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसका बहिष्कार किया। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ये, यूएसए के। ये बहिष्कार इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनका कहना था कि अगर हमने पर्यावरण के लिए अपने विकास के साथ समझौता किया, इससे तो हमारा देश पीछे हो जाएगा। पर्यावरण के लिए अगर हमने विकास से समझौता किया, इससे तो हम पीछे हो जाएंगे, और वो देश जो अभी पीछे हैं उनको तो छूट दे दी तो वो आगे होने लगेंगे धीरे धीरे। इसीलिए जो अमेरिका के, यूएसए के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, जॉर्ज बुश थे, उन्होंने इसका बहिष्कार किया। चीन और रूस ने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति दे दी। याद रखना 2002 में चीन ने क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति दे दी, वो उसने भी हस्ताक्षर कर दिए थे। आगे ब्राजील में नए प्रस्ताव के माध्यम से 2010 तक विश्व भर में कुल ऊर्जा इस्तेमाल करने का 10% जो गैर परंपरागत स्रोत का लक्ष्य उन्हें रखा था। यानी ब्राजील को छूट दी गई कि आप ऊर्जा के लिए जो भी अपना रहे हो, जो भी तरीके अपना रहे हो ऊर्जा डेवलप करने के लिए, तो गैर परंपरागत स्रोत जैसे कोयला से बिजली बनाना। भारत में भी याद होगा आपको 2015 में एक साइन हुआ, दिल्ली में जितने भी प्लांट चल रहे थे जिनको कोयला से बिजली बनाई जा रही थी उसको बंद कर दिया गया। ब्राजील में 2010 तक के लिए उनको छूट दी गई कि भाई क्या करना कि आप 10% अपनी जो भी ऊर्जा बना रहे हो वो आप ऐसे कोयला वगैरह से बना सकते हो, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत से बना सकते हो। दिल्ली में बंद होने का कारण क्या था, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा था, इसीलिए उसको बंद किया गया। ये रीजन नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया उसको भी बंद कर दिया गया। 2010 में आपका कानकुना सम्मेलन हुआ जिसे COP16 बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती की बात कही। अभी जो जितने ये सम्मेलन आप पढ़ रहे हो, COP1 COP2, वैसे तो पूछते नहीं है, आपकी बुक में बताया नहीं है, लेकिन सपोर्टिंग मटेरियल में बताया तो फिर भी मैं बता रहा हूँ। 2012 में रियो +20 जनेरियो, 2012 में दोबारा रियो में सम्मेलन हुआ, इसीलिए इसको रियो +20, क्योंकि 20 साल हो गए थे रियो डी जनेरियो में सम्मेलन हुए, इसीलिए इसको रियो +20 भी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन के 20 साल बाद रियो में दोबारा सम्मेलन हो रहा था, इसीलिए रियो +20 कहा गया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, विकास कैसा हो, सतत हो, विकास कैसा हो, इसके लिए इन्होंने क्या किया, कुछ अपने लक्ष्य निर्धारण किए और नई उभरती चुनौती जो थी उन चुनौतियों को सामना करने के लिए इन्होंने इसका मूल्यांकन भी किया। अगली बात समझ में कि यानी पहले हमने जो भी विकास के लक्ष्य निर्धारण किए थे उसे हम कहाँ तक अचीव कर पाए। 2015 में फिर पेरिस समझौता हुआ, इसे COP19 बोलते हैं, ये 2020 में लागू हुआ और विश्व के तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी की वजह से ये कहा गया कि भाई ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, विश्व का तापमान बढ़ रहा है और इसीलिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना है। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को इस पर हस्ताक्षर कर दिए और 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2015 के मुकाबले कम करेगा। यानी भारत क्या करेगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जितना कर रहा है 2015 में इसने हस्ताक्षर किए हैं, सोचो 2015 से देखेगा और 2030 तक ये क्या करेगा कि जितना भी उत्पादन मैं कर रहा हूं 2030 तक मैं क्या कर दूंगा, 33 से 35% हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अमेरिका ने स्वयं इस समझौते से अलग रखा, अमेरिका ने अपने आप को इससे अलग रख रखा है। क्यों अलग रखा है, अमेरिका का कहना है कि भाई विश्व में दुनिया के देश डेवलपमेंट, मेरे को इससे मतलब नहीं, मुझे अपने विकास से मतलब है, मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करता, सिंपल सी बात ये है। 2016 में COP22 हुआ आपका, जिसे माराकेश यानी मोरक्को में हुआ था। ये विकासशील देशों द्वारा जो अभिशिष्ट राष्ट्रीय निर्धारण अंशदान प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसकी मांग था। यानी विकासशील देशों का कहना था कि हमें फाइनेंशियली हेल्प करो, आर्थिक रूप से सहायता दो, ताकि हम भी क्या करें, पर्यावरण को कम करें, पर्यावरण को नुकसान कम हो सके, इसके लिए हमें सहायता चाहिए, तभी तो हम काम कर पाएंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने आप से वो चीजें कर पाए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, ठीक है। अगली बात समझ में। अब है सांझी संपदा। सांझी संपदा उन संपदा को कहते हैं, उन संपदा को कहा जाता है जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा, कुआं, मैदान, पार्क, नदी, नहर, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा इसमें विश्व का जो वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। अच्छा, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना,
ये इसे इसे हम वैश्विक संपदा कहते हैं। ये तो सांझी संपदा यहाँ तक है, लेकिन जो वायुमंडल, अंटार्कटिका और ये जो समुद्री सतह है और बाहरी अंतरिक्ष है, इसे कहते हैं हम आपका वैश्विक संपदा। इसे हम वैश्विक संपदा कहते हैं। अब वैश्विक संपदा की सुरक्षा करने में भी कुछ समझौते हुए हैं, जैसे आपका अंटार्कटिका संधि 1959, इसके अलावा मार्टियल नयाचार 1987 और इसके अलावा अंटार्कटिका पर्यावरण नयाचार 1991। ये बेसिकली इन समझौतों के तहत ये कहा गया है जैसे अंटार्कटिका है वो किसी का नहीं है, उस पर कोई भी अपनी रिसर्च एजेंसी स्थापित कर सकता है, स्पेस में ऐसी कोई भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। जो देश हैं जैसे भारत है, भारत की समुद्र सिर्फ समुद्र है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ध्यान से समझना है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। तो इन समुद्रों का जो कुछ मील का हिस्सा होता है वो तो सीमा से जब टच होता है वो आपका है, बाकी समुद्र किसी का है, पूरी दुनिया का है, कोई भी अपने जहाज आ जा सकता है, इस पे किसी एक का अधिकार नहीं है। अगला है सांझी संपदा और भिन्न भिन्न जिम्मेदारी। इसका मतलब है कि विश्व की जो सांझी संपदा है उसकी सुरक्षा के लिए विकसित देशों और विकासशील देशों में विभिन्न मत है। विकसित देशों का कहना है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सब पर क्या किया जाए, बराबर से प्रतिबंध लगाए जाएं, लेकिन विकासशील देशों का क्या कहना है, इनका कहना है नहीं, पर्यावरण को जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम विकास प्रक्रिया से गुजर ही रहे हैं। और जिन देशों ने विकास कर लिया, यानी जिन देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, उन देशों पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ज्यादा प्रतिबंध होने चाहिए, ठीक है। विकसित देशों ने इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी विकासशील देशों पर बराबर बांटने के पक्ष में, परंतु विकासशील देश जो है वो दो आधार पर इसका विरोध करते हैं। पहला है तो ये कहते हैं कि सांझी संपदा जो है प्रदूषित करने में विकसित देशों का ज्यादा योगदान रहा है, ना कि हमारा विकासशील देशों का, ठीक है। दूसरी चीज ये कहते हैं विकासशील देश अभी विकास प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इसीलिए उनको थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। विकसित देश इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है तो उनकी भूमिका ज्यादा होनी चाहिए, है ना। विकासशील देशों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसीलिए भारत ने भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से अपना योगदान दिया है। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए वैश्विक स्तर पर। तो पहली बात, 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर कर दिए। दूसरी बात क्या है, 2005 में G8 की बैठक में विकसित देशों द्वारा जारी हुई ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कमी देने पर भारत ने भी बात करी है। भारत भी कहता है कि हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कम करेंगे। तीसरी बात, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया है। स्वच्छ ईंधन मतलब CNG, या फिर जो गाड़ियां जैसे दिल्ली जैसे शहर में 10 साल से पुरानी गाड़ियों पर पेट्रोल देने से बैन कर देना या मना कर देना कि भाई गाड़ियां नहीं चलेगी, टू व्हीलर वगैरह नहीं चलेगा। तो ये भी हमारे दर्शाता है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कितने सचेत हैं। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसमें यह कहा गया कि भाई गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को अपनाया जाएगा, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, नाभिकीय एनर्जी है, नाभिक मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा इस्तेमाल का, यानी बिजली का जो उत्पादन हो रहा है वो कैसे करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। आपको पता है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वो होते हैं जिन्हें दोबारा पुनर्भरण किया जा सकता है, और अनवीकरणीय में क्या होता है, जिनका दोबारा नहीं कर सकते। हम ऐसे ऊर्जा के स्रोत को हम यूज करेंगे जो हमारा इको फ्रेंडली होगा। कैसा होगा, इको फ्रेंडली। भारत ने बायोडीजल से संबंधित राष्ट्रीय मिशन पर काम चल रहा है। बायोडीजल आप सबको पता होगा, ऐसा डीजल बनाएंगे जो अपशिष्ट से या फिर हमारे गोबर वगैरह से बनेगा। आपको पता है घर में जो खाना बनता है बायोगैस तो बनता ही है, तो बायोडीजल भी बनाया जाएगा ऐसा, जिससे पेट्रोल वगैरह वाहन वगैरह को चलाने में काम आएगा। भारत ने सार्क के मंच पे भी सभी राष्ट्रों से पर्यावरण की सुरक्षा पर एक राय बनाना चाहता है। सार्क आपको पता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना। उसके लिए भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हित NGT की स्थापना की गई है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम अपने मौजूदा पेड़ों को सुरक्षित कर रहे हैं, हम अपनी मौजूदा जैव विविधता है उसको सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। भारत विश्व में पहला देश है जहां पर अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अलग मंत्रालय बना रखा है, यानी भारत ने ऊर्जा के संरक्षण के लिए, ऊर्जा के लिए अलग से ही एक मंत्रालय बना रखा है। अगली बात, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति भारत का कम योगदान है। भारत का क्या है, कम योगदान। अमेरिका क्या करता है, 16 टन एक व्यक्ति क्या करता है, प्रदूषण करता है। जापान 8 टन करता है, चीन 6 टन करता है, भारत अभी 1.38 टन करता है। भारत 1.38 टन इसलिए करता है, भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इनके बराबर कर देंगे तो इनसे डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो कोई भी बात हो सकती है, लेकिन बट करता तो कमी है। अगला, भारत ने पेरिस समझौते पर 2 अक्टूबर 2016 पर हस्ताक्षर किए हैं और 2030 तक इसने क्या कहा है, वही 33 से 35% हम क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करेंगे।
कैप 23 में जर्मनी में भारत ने वृक्षारोपण वृक्ष के क्षेत्र में वृद्धि के माध्यम से 2030 तक अपने पेड़ों की संख्या बढ़ाने की बात करी है। इसके अलावा भारत में आईपीएल के गेम होते हैं, पता है ना आपको, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें जितनी भी बॉल डॉट जाती है वो कहते हैं हम पेड़ लगाएंगे, एक बॉल खाली जाएगी तो एक पेड़ लगाएंगे, दो बॉल खाली जाएगी तो दो पेड़, ऐसा होता है सच में, ठीक है। अब एक दो तो नहीं, खैर ज्यादा होता है, एक पे शायद 10 पेड़ लगाते हैं एक बॉल पे, बाकी गूगल से आप चेक कर लेंगे, बाकी पेड़ तो लगाते ही हैं इसके लिए। तो हम ये भी कह सकते हैं ये भी एक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम है। मौजूदा जो वन है उसको संरक्षण करने की बात सरकार बात कर रही है। भारत कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित सभी देशों से वैश्विक सौर गठबंधन के मुखिया के रूप में कार्य करेगा। यानी भारत कह रहा है कि सौर एनर्जी को ज्यादा करो, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी ज्यादा आती है, आपको बताइए, बीच में भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है, इसके बीच में सूर्य का जो तापमान होता है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हमें इस तापमान को यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, इसकी एनर्जी को सेव करना है। और हम जैसे मेट्रो स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे जो देखते हैं ना रेड लाइट वगैरह या जो भी चीजें चल रही है वो कैसे चल रही है, वो इनके थ्रू चल रही है, तो इसके लिए काम होगा। अरे बात समझ में? आगे कहता है पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों की सरकारों के अंतर्गत जो विभिन्न भाग बनाए गए उनके कार्यकर्ताओं को भी स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा करने की बात, जैसे एजुकेशन मामला है तो वहां पर जो पेड़ है, लोगों को पेड़ पौधों को लेकर जागरूकता लाई जाए, पेड़ वगैरह नहीं काटने, पेड़ों की संख्या बढ़ानी है, पेड़ अगर दिक्कत दे रहे तो उसकी छटाई करनी है, ताकि लोग क्या कर सकें, उसके प्रति बुरा व्यवहार ना करें। या फिर जो रास्ते में जैसे पेड़ है तो आजकल सरकार पता है क्या कर रही है, उन पेड़ों को पूरा नहीं काटती, पेड़ों की जड़ों को काटती है, उसको उठाकर कहीं और जाकर दोबारा लगा देती है उस पेड़ को। आजकल ऐसा काम हो रहा है। दक्षिणी देश जैसे मैक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, भारत में वन आंदोलन चला, यानी पेड़ों को बचाने के लिए भारत में जैसे चिपको आंदोलन चला। ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योग का विरोध हुआ, आपने पढ़ा था, एक माइनिंग कंपनी थी ऑस्ट्रेलिया की जो क्या कर रही थी, इसका विरोध कर रही थी, बुक में बताया भी गया है। थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन, भारत में बड़े बड़े बांध का विरोध हुआ है, सरदार सरोवर आंदोलन, नर्मदा सागर, अर्जुन बांध, है ना, तो ये सब इसका बहुत अच्छा आंदोलन का एग्जाम्पल दिया गया। अगला है आपका भू संसाधनों में भू राजनीति। यूरोपीय देशों के विस्तार का मुख्य कारण अधीन देशों के शोषण रहा है। देखो यूरोप अपने आप को ताकतवर क्यों बना पाए यूरोप के देश, क्योंकि उन्होंने अपने जो अधीन देश थे, जैसे ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बना रखा था, तो वो क्या करते थे, उन देशों का शोषण करते थे। जिनके पास जितने ज्यादा संसाधन होंगे उनकी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होगी। तो यूरोपीय देशों ने क्या किया, दूसरे देशों से संसाधन लूट लूट के अपने देश ले गए और उसका लाभ कमा लिया। ठीक है। इमारती लकड़ी, पश्चिम के देशों ने जलपोत के निर्माण के लिए क्या किया, वनों पर कब्जा किया। रेल के नीचे जो डंडी लगती है, ये अब तो आजकल सीमेंटेड होती है, जो बीच में ये लगता था, पहले लकड़ी के होते थे फट्टे, पटरी के नीचे फट्टे लगते थे ऐसे ऐसे सीधे सीधे, अब तो सीमेंटेड होते हैं, उनमें लगाया गया। पहले हम देखते थे कि आजकल सब जगह तो लोहा यूज हो रहा है, नहीं तो हर जगह पहले लकड़ी ऐसे यूज होता था। तेल भंडार, ऐसे ही विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व बढ़ गया जिनके पास में यूरेनियम और तेल संसाधन थे। अभी देखो अमेरिका द्वारा वेनेजुला पे क्यों अटैक किया गया है, तेल भंडार, तेल रिजर्व। इराक पे क्यों हमला होता है, तेल रिजर्व। तो जिन देशों के पास यूरेनियम है, अभी आपको पता है ग्रीनलैंड हथियाने की बात हो रही है, वहां पर यूरेनियम है ना। इस वजह से जो है विकसित देशों ने तेल की जो है निर्बाधन आपूर्ति समुद्री मार्ग पे तैनात करी। देखो समुद्र से तेल निकालने के चक्कर में। इसके अलावा जल पानी को लेकर नियंत्रण को बंटवारे को लेकर भी लड़ाई हुई है। अभी देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान से डायरेक्टली क्या आया कि पानी के जल के बहाव को अगर रोक लिया तो भाई खून की नदियां बहेंगी, है ना। अब भारत जब कहता है कि हम बांग्लादेश को अपनी गंगा नदी का पानी नहीं देंगे तो वो भी कहता है कि भारत पे अटैक कर देंगे। ऐसे जॉर्डन नदी के पानी के लिए 4 देश जो है, 4 राज्य दावा करते हैं, यानी 4 देश दावा करते हैं, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। इनके बीच में युद्ध भी हुआ है, ठीक है, इजराइल। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है मूल निवासी और उनके अधिकार, लास्ट। तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूल निवासी बताया जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे, या तो लंबे समय से रह रहे और बाद में दूसरी संस्कृतियां, जातियों ने उन्हें अपने अधीन बना लिया। ऐसे अंग्रेज भारत में आए थे, उन्होंने हमारे लोगों को अधीन बना लिया। भारत में मूल निवासी के लिए जनजाति और आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। और 1975 में मूल निवासी का एक अलग से संगठन बना है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल। ठीक है। इसका कार्य क्या है, जो मूल निवासी है उनके साथ हो रहे भेदभाव, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकना।
पहचान करना। मूल निवासियों की ये मांग रही है कि इन्होंने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने वाले समुदाय माना जाए, यानी ये भी एक अलग देश है, इनको भी इनके हिसाब से रहने दिया जाए, इनके ऊपर अत्याचार ना हो, ये याद रखना है। और दूसरे आज़ादी के बाद से चली आ रही परियोजनाओं के कारण इन्हें विस्थापित और जो है विकास पे भी ध्यान दिया। देखो कई बारी क्या है, सरकार ने इन्हें, जैसे इनकी ज़मीन है, इनकी ज़मीन पे बहुत सारे संसाधन है, तो इन्हें क्या कर दिया सरकार ने, विस्थापित कर दिया, इस जगह से हटाकर दूसरी जगह पर विस्थापित कर दिया। तो इन पे सरकार ध्यान नहीं दे रही। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संरक्षण उद्देश्य की वजह से इनकी जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो इनका पूरा कल्चर था, संस्कृति था, जो इनका जमीन से जुड़ाव था, उनको सरकार नज़रअंदाज कर रही है। इसीलिए उनको सरकार को कहना है, इनको बनाए रखने के लिए वनस्पति और जीवों की रक्षा करें, इनका संरक्षण के लिए कार्य करें। मूल निवासियों के जो स्थान है, अब जैसे कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, भारत में जिन्हें जनजातियां कहा जाता है, उनके लिए सरकार क्या करे, कुछ ना कुछ काम करे। ठीक है, ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट हो गया खत्म। आंसर जो है वो किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे।